अगर डेरिवेटिव्स आपको कंफ्यूज करते हैं तो एनआईएसएम 13 का एग्जाम भी आपको कंफ्यूज करेगा। लेकिन अगर डेरिवेटिव्स आपको अच्छे से समझ में आ गए तो एग्जाम भी इजी हो जाएगा। तो समझ लेते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जो एक एसेट के ऊपर होता है। वो एसेट कुछ भी हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, गोल्ड या कोई और कमोडिटी हो सकता है, करेंसी हो सकता है, इंटरेस्ट रेट हो सकता है। राइट। तो इनमें से किसी एसेट के ऊपर हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाते हैं वो भी हम समझेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये कॉन्ट्रैक्ट, इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है कॉन्ट्रैक्ट की। ये अपनी वैल्यू कहां से लेके आता है, कहां से डिराइव करता है? जिस एसेट के ऊपर वो बना हुआ है उस एसेट से डिराइव करता है। राइट। आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो आप किसी साड़ी की दुकान पे गए, वहां पे बहुत सारे साड़ी के डिब्बे हैं, लेकिन हर डिब्बे का प्राइस अलग अलग होगा। डिब्बा तो सेम है, कागज से बना हुआ है, डिब्बे की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन उसकी वैल्यू कहां से आ रही है कि उसके अंदर जो साड़ी रखी हुई है उस साड़ी की क्या क्वालिटी है। राइट। उस साड़ी का क्या प्राइस है, उससे साड़ी के बॉक्स का प्राइस डिसाइड होता है। तो ऐसे ही लेट्स से एचडीएफसी बैंक का डेरिवेटिव है। ये डेरिवेटिव की वैल्यू कहां से आएगी, या इसका जो प्राइस है वो किसके आसपास होगा या किससे रिलेटेड होगा? एचडीएफसी बैंक के स्टॉक से। एचडीएफसी बैंक का स्टॉक जब ऊपर नीचे जाएगा, मार्केट में मूवमेंट होगा, तो एचडीएफसी बैंक का जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू में भी चेंजेस आएंगे। वो क्या चेंजेस आएंगे, कैसे चेंजेस आएंगे, वो भी हम समझेंगे आगे आने वाले सेशंस में। लेकिन अभी के लिए ये समझना जरूरी है कि जो डेरिवेटिव है वो एक एसेट पे बेस्ड होता है जिसको हम अंडरलाइंग एसेट बोलते हैं। और डेरिवेटिव की वैल्यू इसी अंडरलाइंग एसेट से आती है। जब अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू ऊपर नीचे होगी तो डेरिवेटिव की वैल्यू में भी चेंजेस आएंगे। अंडरलाइंग एसेट क्या क्या हो सकते हैं? हमने देखा स्टॉक्स हो सकते हैं, कमोडिटीज हो सकती हैं, करेंसी हो सकती हैं, इंडेक्सेस हो सकते हैं, और इंटरेस्ट रेट्स हो सकते हैं। राइट। इनको भी हम समझेंगे अभी इस सीरीज में जब आगे सेशंस होंगे। अब एक डेरिवेटिव में ब्रॉडली करते क्या है? डेरिवेटिव में हम ये करते हैं, एक सिनेरियो लीजिए, मान लीजिए मुझे शुगर खरीदने की जरूरत है 1000 kgs आफ्टर 3 मंथ्स। अब मुझे ये फियर है कि 3 मंथ्स के बाद पता नहीं क्या प्राइस होगा। अगर अभी लेट्स से अभी प्राइस चल रहा है 50 रुपीज पर केजी, मुझे डर है कि कहीं 50 से ऊपर ना चला जाए 3 महीने के बाद प्राइस, और मुझे महंगा ना पड़े शुगर खरीदना। वहीं लेट्स से शुगर का सेलर है, उसे डर है कि 3 महीने के बाद जब फसल हो जाएगी, बहुत सारी शुगर की सप्लाई होगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि शुगर का प्राइस नीचे गिर जाए और मुझे लॉस हो जाए। राइट। अब ये दोनों क्या करेंगे? लेट्स से बी इज द बायर, एस इज द सेलर। बी और एस आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? बी और एस ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि आफ्टर 3 मंथ्स ऑन अ प्री डिसाइडेड डेट, आज ही डिसाइड कर लेंगे कि 1 फेब को। राइट। इस तरीके से कुछ डेट डिसाइड कर लेंगे एक सेट प्राइस पे। लेट्स से उन्होंने प्राइस डिसाइड किया 55 रुपीज पर केजी पे। सेलर बायर को 1000 kgs ऑफ शुगर सेल करेगा। ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं डेरिवेटिव। ये क्या कर रहा है? फ्यूचर में जो प्राइस का मूवमेंट होने वाला है उसके रिस्क से हमें बचा रहा है या उसके रिस्क को रिड्यूस कर रहा है। अब हालांकि प्राइस मूवमेंट फ्यूचर में किसी भी साइड हो सकता है, उसको भी हम समझेंगे। अभी के लिए ये समझिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव है। अब डेरिवेटिव का यूज क्या क्या है? एक तो यूज है हेजिंग, जो मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, प्राइस का मूवमेंट हमारे अगेंस्ट ना हो जाए, उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हेजिंग है। दूसरा है स्पेक्यूलेशन।
स्पेक्यूलेशन में क्या है, सट्टेबाजी जिसे बोलते हैं। हम डेरिवेटिव्स के मार्केट के प्राइस मूवमेंट को हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें, हम चाहते हैं कि हमारे अनुमान के हिसाब से अगर मूवमेंट हो तो हम उसमें से प्रॉफिट बना लें। ये स्पेक्यूलेशन है। मैंने कोई शेयर्स नहीं बाय कर रखे, मुझे कुछ बाय भी नहीं करना है, मेरे को सिर्फ प्राइस मूवमेंट का अनुमान लगा के उससे फायदा उठाना है। जैसे होता है ना, क्रिकेट मैच होता है तो कुछ लोग बैटिंग करते हैं कि इंडिया मैच जीतेगी, कुछ लोग बैटिंग करते हैं कि इंडिया मैच हारेगी। वो मैच खेल नहीं रहे, ना ही जीतने हारने में उनका कोई रोल है, लेकिन वो बेट कर रहे हैं और उस बेट से पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सेम ऐसे ही स्पेक्यूलेटर्स भी करते हैं। थर्ड है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज का मतलब है कि दो दो अलग अलग मार्केट्स में किसी एक प्रोडक्ट के दो अलग अलग प्राइस हैं, राइट। तो हम सस्ते जगह से खरीद के उस प्रोडक्ट को महंगी जगह में बेच रहे हैं, और ये जो प्राइस का डिफरेंस है इससे हम फायदा उठा रहे हैं। मान लीजिए कहीं पर एचडीएफसी का, एनएससी में एचडीएफसी का स्टॉक ₹10.5 का है और बीएसई में ₹11 का है। हम एनएससी से खरीद रहे हैं, बीएसई में सेल कर रहे हैं और 50 पैसे का फायदा बना रहे हैं। ये बहुत रॉ एग्जाम्पल है बट समझने के लिए। आर्बिट्राज में भी अलग अलग तरीके से आर्बिट्राज होता है, कैश और फ्यूचर में भी होता है, एनएससी और बीएसई में भी होता है, और भी तरीके से होता है। उसको भी समझेंगे जब डिटेल्स में जाएंगे। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। ये एक एसेट के ऊपर है जिसको अंडरलाइंग एसेट बोलते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट अपनी जो वैल्यू है इस एसेट से डिराइव करता है, राइट। इस कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम फ्यूचर के प्राइसेस को अभी से फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा चीज क्या है कि इसमें इसकी प्राइमरी जो स्टार्टिंग हुई है वो हेजिंग से हुई है, और इसमें स्पेक्यूलेशन भी होता है और आर्बिट्राज भी होता है। अब समझते हैं कि डेरिवेटिव होते कितने प्रकार के हैं। डेरिवेटिव्स 4 तरीके के हैं: फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्वैप्स। हम एक एक करके इन चारों को समझेंगे, और आज हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। हम फॉरवर्ड्स डिस्कस करेंगे, फिर फॉरवर्ड्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो फॉरवर्ड क्या है, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों है ये कॉन्ट्रैक्ट? बिकॉज ये दिस इज अ टाइप ऑफ डेरिवेटिव, राइट। एक तरीके का डेरिवेटिव है जो कि कस्टमाइज्ड है। कस्टमाइज्ड अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये दो पार्टीज के बीच में होता है, तो दो पार्टी अपने हिसाब से उसके टर्म्स एंड कंडीशंस बना सकती है। मैंने और आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, अगेन लेट्स से कुछ बाय और सेल करने का, और हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कितना क्वांटिटी चाहिए, कौन सी डेट चाहिए, क्या प्राइस चाहिए। इसमें कस्टमाइजेशन का पूरा पूरा स्कोप है। बायर अग्रीज टू बाय एंड सेलर अग्रीज टू सेल एंड असेट एट अ फ्यूचर डेट। तो ये हमें पता है कि हम फ्यूचर डेट पे एक प्री फिक्स्ड प्राइस, प्री डिसाइडेड डेट पे ट्रांजैक्शन के लिए हमने रेडी होना है। प्राइस आज ही डिसाइड होगा। इसको बोलते हैं ट्रेडेड ओटीसी, ओवर द काउंटर। तो जो दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन होती है उसको ओवर द काउंटर कहते हैं, यानी ये एक्सचेंज पर नहीं हो रही है, राइट। एक्सचेंज के बाहर लोगों के बीच में वन टू वन कस्टमाइज्ड ट्रांजैक्शन है। इसका एक एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल तो जो हमने शुगर वाला बोला वही है इसका एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको क्या दे सकती हूँ, मान लीजिए मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, राइट। और मैंने कुछ गुड्स सेल किए हैं, और मेरी 6 मंथ्स के बाद मेरे पास पेमेंट आने वाली है। पेमेंट किस में आएगी? डॉलर्स में आने वाली है, राइट। अब मुझे ये फियर है कि 6 मंथ्स के बाद अगर रुपी स्ट्रांग हो गया तो मुझे कम पैसा मिलेगा आज के कंपैरिजन में, राइट। तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने बैंक के पास जा सकती हूँ, और बैंक के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट, हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं, जिसमें हम अभी से डिसाइड कर देंगे कि 6 मंथ्स के बाद सो एंड सो डेट पे जब मेरे को पेमेंट आए तो उस टाइम पे क्या एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल होगा, राइट। तो ये भी एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल है। इसकी खास बात क्या है? एक खास बात है कि कस्टमाइजेबल है। क्वांटिटी, क्वालिटी, डेट, प्राइस सब हम पहले से डिसाइड कर लेंगे। दूसरा चीज क्या है? हाई काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क क्या है? बायर और सेलर ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया,
हमने देखा था कि 55 रुपीज पर केजी पे शुगर का कॉन्ट्रैक्ट किया। अब मान लीजिए जब 3 मंथ्स के बाद, फेब्रुवरी की जो भी हमने डेट डिसाइड की, लेट्स से 1 फेब डिसाइड की, और उस डेट पर प्राइस आ गया 60 रुपीज पर केजी। कहाँ? मार्केट में, क्योंकि मार्केट में तो मार्केट प्राइस वॉलेटाइल है, राइट। हमारे कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस 55 है, तो यहां पर सेलर का लॉस हो गया। अब सेलर के मन में आ सकता है कि क्यों ना मैं जाके मार्केट में सेल कर दूं, 1000 केजी की क्वांटिटी है, कोई छोटी तो है नहीं, और मुझे 5 रुपीज का लॉस हो रहा है पर केजी। तो वो क्या पता ब्रीच कर दे कॉन्ट्रैक्ट को। फिर बायर के ऊपर हेडेक है कि भाई वो सेलर के ऊपर केस करे या उसे धमकाए या कुछ करे, राइट। तो ये एक हेडेक है कि ये कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करने से मना कर सकता है। सेकंड केस क्या है? मना कर सकता है मीन्स इलीगली, इट्स नॉट लीगल। लीगली दोनों को बाइंड होना है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक और चीज क्या समझनी है आपको, बाइंग बायर और सेलर दोनों का ऑब्लिगेशन है कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना है। लेकिन धोखा तो हो सकता है ना, तो सेलर धोखा कर सकता है। सेम, इन द सेम वे आप दूसरा सिनेरियो लेके चलो कि 55 केजी का डिसाइडेड है, मार्केट में प्राइस चला गया 50 केजी या 45 केजी। तो बायर सोचेगा अब कि भाई मेरे कॉन्ट्रैक्ट में 55 केजीज लिखा हुआ है और मार्केट में इतना सस्ता है, 45 केजीज का है, 10 रुपी पर केजी मुझे लॉस है। तो क्यों ना मैं इसके सेलर के साथ धोखा करके मार्केट से खरीद लूं, राइट। तो ये काउंटर पार्टी रिस्क रहता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि एक कुछ मिडिल में कोई अथॉरिटी, कोई पार्टी नहीं है जो मेक श्योर करे कि दोनों लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करें। फिर मैच्योरिटी जब भी होगी, मैच्योरिटी यानी जो भी हमने डेट डिसाइड करी है जिस दिन एक्सरसाइज होना है कॉन्ट्रैक्ट को, उस दिन फिजिकल और कैश जो भी सेटलमेंट है वो हो जाएगा। फिजिकल और कैश मींस देखो दो चीजें हो सकती हैं। डेट आ गई 1 फेब की, अब या तो सेलर शुगर दे दे बायर को, या फिर पैसे भी दे सकता है, पैसे दे दे और बायर मार्केट में जाके खरीद लेगा। दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है, तो फिजिकल डिलीवरी भी हो सकती है और कैश में भी हो सकती है। तो अभी क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? hedgers and speculators are essential players in the financial market and balance is created because their objectives differ. So basically ये क्वेश्चन हमसे हेजर और स्पेक्यूलेटर्स का ऑब्जेक्टिव पूछना चाह रहा है। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है। हेजर्स वांट टू अवॉइड रिस्क वाइल स्पेक्यूलेटर्स वांट टू टेक रिस्क। पहला ऑप्शन कह रहा है कि हेजर अपने रिस्क को अवॉइड करना चाहता है या कम करना चाहता है, जबकि स्पेक्यूलेटर रिस्क लेना चाहता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि हेजर जो है, हेजर वांट्स टू टेक रिस्क वाइल स्पेक्यूलेटर वांट्स टू अवॉइड। बिल्कुल फर्स्ट वाले ऑप्शन का उल्टा, कि हेजर जो है वो रिस्क लेना चाहता है, स्पेक्यूलेटर जो है वो रिस्क अवॉइड करना चाहता है। अब आपको याद होगा मैंने आपको बताया कि हेजिंग का मतलब क्या है, हम अपने भविष्य का जो रिस्क है प्राइस के मूवमेंट का उसको कम करना चाहते हैं, राइट, उसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं। यही कर रहे हैं ना हम शुगर वाले कॉन्ट्रैक्ट में, अभी से प्राइस डिसाइड कर दे रहे हैं क्योंकि हमें डर है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा। तो वो बढ़ते हुए प्राइस से हम अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आप देखोगे कि ये तो क्लियरली रॉन्ग हो गया सेकंड वाला। बोथ हेजर एंड स्पेक्यूलेटर वांट टू अवॉइड रिस्क। थर्ड कह रहा है कि हेजर और स्पेक्यूलेटर दोनों रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं। तो हेजर तो अवॉइड करना चाहता है, ये तो सही है, बट स्पेक्यूलेटर तो रिस्क ले रहा है ना, वो बेटिंग कर रहा है, सट्टेबाजी कर रहा है मार्केट के मूवमेंट पे। यानी कि स्पेक्यूलेटर रिस्क लेना चाहता है, तो ये भी गलत हो गया। बोथ हेजर एंड स्पेक्यूलेटर वांट टू टेक रिस्क, ये भी गलत है क्योंकि हेजर रिस्क नहीं लेना चाहता। क्लियरली फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही है, बिकॉज वो बोल रहा है हेजर रिस्क को अवॉइड करना चाहता है, रिड्यूस करना चाहता है, जबकि स्पेक्यूलेटर रिस्क लेना चाहता है। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेंट्स फॉर्म द कोर ऑफ द डेरिवेटिव्स मार्केट? सो डेरिवेटिव मार्केट में कौन कोर प्लेयर्स हैं? क्या वो स्पेक्यूलेटर्स हैं? क्या वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं? अभी देखो ये तो सीधे सीधे क्रॉस हो गया, क्योंकि डेरिवेटिव में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं, राइट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कोर नहीं है डेरिवेटिव मार्केट का। हेजर, हेजर हमने बात किया मार्केट में है, स्पेक्यूलेटर्स हमने बात किया मार्केट में है। बोथ हेजर्स एंड स्पेक्यूलेटर्स, तो दोनों हेजर और स्पेक्यूलेटर दोनों जो होते हैं वो
मार्केट का बेस बनाते हैं या मार्केट का कोर बनाते हैं। तो ये हमारा सही आंसर है। आई एम होपिंग कि आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई भी ऑप्शन में आपको लगे कि नहीं अच्छे से समझ में आया तो डू मेंशन इन द कमेंट, मैं उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगी फिर। मेन इंटेंशन एंड इकोनॉमिक पर्पस क्या है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के पीछे? तो हमने बात करी कि डेरिवेटिव्स की ही स्टार्टिंग किस बेस पे हुई है? इसकी स्टार्टिंग हुई है फ्यूचर के रिस्क को कम करने के लिए, यानी हेजिंग करने के लिए। फॉरवर्ड में भी हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर के प्राइस मूवमेंट का रिस्क जो है वो हम कम कर रहे हैं पहले से ही डिसाइड करके। तो हेल्प हेजिंग, राइट। आर्बिट्राज इंटेंशन नहीं है, ट्रेडिंग भी इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन है हेजिंग। उसके बाद और चीजें, स्पेक्यूलेशन, आर्बिट्राज, वो सब होता है मार्केट में, लेकिन मार्केट का जो इंटेंशन है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का वो हेजिंग है। अ ट्रांजेक्शन दैट अर्न्स प्रॉफिट बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ प्राइस वेरिएशंस ऑफ द सेम प्रोडक्ट इन टू डिफरेंट मार्केट्स। तो मैंने आपको बताया था अगर एक ही प्रोडक्ट दो डिफरेंट मार्केट्स में अलग अलग प्राइस पे है, अलग अलग प्राइस मीन्स एक जगह ज्यादा होगा एक जगह कम होगा, तो कम वाले से खरीद के हम ज्यादा पे जब बेच के प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाना चाहते हैं तो उसे आर्बिट्राज बोला जाता है, राइट। तो हेजिंग भी नहीं होगा, ट्रेडिंग भी नहीं होगा, स्पेक्यूलेशन भी नहीं होगा, क्लियरली आर्बिट्राज। इफ एन इंडिविजुअल परचेज अ शेयर इन वन मार्केट एंड साइमल्टेनियसली सेल इट इन अनदर टू गेन, तो ये सेम क्वेश्चन है, इट इज द सेम क्वेश्चन, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, इसका आंसर आर्बिट्राज हो जाएगा। अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इज इट अ टाइप ऑफ ऑप्शन? नहीं, ऑप्शन तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं, तो ऑप्शन तो नहीं है। इज सेटल्ड एंड क्लियर्ड थ्रू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन? नहीं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो दो लोगों के बीच में है ना, बीच में कोई भी एंटिटी नहीं है जो इसका सेटलमेंट या कुछ देख रही है, ठीक है। अब बायलेटरल कमिटमेंट ऑफ ट्रेड बिटवीन टू पार्टीज, ये कह रहा है कि बायलेटरल कमिटमेंट है, दो तरफ का कमिटमेंट है, मैंने बोला था दोनों साइड ऑब्लिगेशन है, राइट। दो तरफ का कमिटमेंट है ट्रेड का दो पार्टीज के बीच में, तो ये ठीक है। इज एंटर्ड थ्रू एन एक्सचेंज? नहीं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है, वो फ्यूचर्स में इन्वॉल्व होता है जिसको हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिफाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स देन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो थोड़ा सा आइडिया देती हूँ फ्यूचर का जिन लोगों को नहीं पता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी फॉरवर्ड की तरह ही है, उसमें भी फ्यूचर के एक डेट पे कुछ हम प्राइस डिसाइड कर रहे हैं असेट का, डिलीवरी का। लेकिन फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर एक्सचेंज में होता है, एक्सचेंज के थ्रू। फ्यूचर स्टैंडर्डाइज्ड होता है, फॉरवर्ड हमने बताया था कस्टमाइज्ड है। कस्टमाइज्ड मींस जिन लोगों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो सकते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब इसमें किसी के हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज नहीं होंगे, जो भी एक्सचेंज ने डिसाइड किया हुआ है वही सब पे एप्लीकेबल होगा। इसमें स्टैंडर्ड क्या होता है, जैसे लॉट साइज होता है, स्टैंडर्ड होता है। लॉट साइज हम पढ़ेंगे और आगे और चीजें पढ़ेंगे, अभी के लिए ये समझिए कि फ्यूचर एक्सचेंज के थ्रू होता है, उसमें कुछ स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो सब पे फॉलो होते हैं। और फॉरवर्ड जो होता है वो दो लोगों के बीच में होता है, उनके हिसाब से कस्टमाइज्ड होता है। तो अब बताओ फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ ज्यादा होगी, जहां पर स्टैंडर्ड रूल सब पे अप्लाई हो रहे हैं वहां फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी, या जहां दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वहां फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी? तो क्लियरली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिफाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स देन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, दिस इज ट्रू। A forward contract can be cancelled by only can be cancelled but only after the expiry date, can be cancelled if the counterparty also agrees to it, cannot be cancelled, can be cancelled even without the consent of counterparty. तो दिस फोर्थ वन ये तो क्लियरली रॉन्ग है। अगर दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो बिना दूसरे को बताए कैंसिल नहीं हो सकता है। कैंसिल तब होगा जब दोनों पार्टीज अग्री करेंगी। तो अगर काउंटर पार्टी भी अग्री कर रही है तभी आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। The potential loss that may arise from entering into a forward contract is unknown. Loss. So हमने अभी शुगर का एग्जाम्पल देखा था,
55 kg हमने बोला था। अब एक्चुअल में किस, देखो दोनों में से किसी एक पार्टी का लॉस होगा, राइट। अब किसका लॉस होगा और कितना लॉस होगा, ये डिपेंड करता है मार्केट मूवमेंट पे। अच्छा, प्राइस अगर 55 ही हुआ फिर तो किसी का लॉस नहीं है, राइट। लेकिन अगर प्राइस 55 से ऊपर चला गया तो सेलर का लॉस है। 55 से नीचे चला गया तो बायर का लॉस है। लेकिन कितना लॉस है वो हमें उसी दिन पता चलेगा, क्योंकि मार्केट उस दिन का क्या है, मार्केट पे प्राइस उससे डिसाइड होगा। तो यानी कि अननोन है। द पोटेंशियल लॉस दैट मे अराइज फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अननोन। In forward contracts, the rules for minimum price movement and price limits are defined by an authority. True or false? तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में देर इज नो अथॉरिटी, नो अथॉरिटी विच इज डिसाइडिंग कि मिनिमम प्राइस का क्या मूवमेंट होगा, प्राइस की क्या लिमिट होगी, राइट। सो इसलिए ये फॉल्स हो गया। दो लोगों के बीच हमने बताया कॉन्ट्रैक्ट है, कोई अथॉरिटी, इसमें ये सेबी या कोई और ऑर्गेनाइजेशन इसके रूल्स को डिसाइड नहीं कर रही है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के। In a forward contract, the party agreeing to sell the underlying asset at a specified price on a specified future date is said to hold. Okay. तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज समझ लीजिए। हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की बायर और सेलर के बीच में। तो बाइंग के लिए ना एक और टर्म यूज होता है जिसे बोलते हैं लॉन्ग, लॉन्ग पोजीशन। और सेलिंग के लिए एक और टर्म यूज होता है जिसे बोलते हैं शॉर्ट। जैसे आपने सुना होगा शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट वर्ड जहां भी आए आपको समझना है कि सेलिंग की बात हो रही है। लॉन्ग वर्ड जहां भी आए आपको समझना है कि बाइंग के बारे में बात हो रही है। तो इसके साथ ही इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। इन अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट द पार्टी अग्रीइंग टू सेल द अंडरलाइंग असेट, सेल द अंडरलाइंग असेट यानी सेलिंग की बात हो रही है, एट अ स्पेसिफाइड प्राइस ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट इज सेट टू होल्ड शॉर्ट पोजीशन, राइट। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11th में, हु डिसाइड्स द स्पेसिफिकेशंस एंड टर्म्स ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को कौन डिसाइड करता है? क्या म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर, क्या बायर और सेलर आपस में म्यूचुअल अग्रीमेंट से डिसाइड कर रहे हैं या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन डिसाइड कर रहा है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक्सचेंज के केस में होता है। सिंस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज अ रॉन्ग आंसर। ओनली द बायर, क्या सिर्फ बायर डिसाइड कर रहा है? नहीं। क्या सिर्फ सेलर डिसाइड कर रहा है? नहीं। सेलर और बायर दोनों म्यूचुअली अग्रीमेंट से टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड करते हैं। तो इसके साथ में क्वेश्चंस और ये सेशन भी खत्म होता है। आई एम श्योर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये सेशन। अपना फीडबैक ज़रूर से मुझसे शेयर करें कमेंट्स में, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे फ्यूचर के बारे में, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। और अगर टाइम रहा या सेशन के टाइम में अलाउड रहा तो, पॉसिबल रहा तो ऑप्शंस और स्वैप को भी करेंगे। दैट्स इट फॉर नाउ। बाय बाय।